नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर यह है कि रशिया ने MiG-29 जेट्स जो हैं वो ईरान को डिलीवर कर दिए हैं और बताया जा रहा है कि Su-35 जेट्स जो हैं वो भी कहीं बीच में हैं और वो भी बहुत जल्द ईरान को डिलीवर किए जा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली रीजन में आई है और मजीद जो है वो आने जा रही है। दूसरी तरफ ईरान ने यह भी अनाउंस कर दिया है, ईरान के सदर ने, कि वो न्यूक्लियर फैसिलिटी जब वो बिल्ड करने जा रहे हैं और नेतन्याहू ने यह अनाउंस किया है कि वो लेबनान और यमन के ऊपर जब अटैक करेगा। और टर्की का नाज़रीन रोल जो है वो यूरोपियंस के हवाले से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यानी यूरोपियंस को अब ये अंदाजा हुआ है कि जो यूक्रेन की जंग है वो जारी नहीं रख सकते विदाउट टर्की। खास तौर पर जब अमेरिका ने हाथ खींच लिए हैं तो टर्की के बगैर यूक्रेन की जंग जो है वो जारी नहीं रखी जा सकती। टर्की की मिलिट्री सपोर्ट के बगैर यूरोपियंस जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी लेवरेज है जो इस वक्त टर्की को हासिल हो गई है। तो यूरोपियंस इसलिए धड़ाधड़ टर्की आ रहे हैं और टर्की जो है वो बाखूबी इस लेवरेज को इस्तेमाल कर रहा है। और यही वो चीज है कि आपने पहली बार देखा कि जर्मन चांसलर के साथ खड़े होकर उर्दगान ने गजा के हवाले से वो बातें की जो आज तक कोई लीडर जो वो नहीं कर सका है। तो उधर रशिया ने ये कहा है कि प्रेसिडेंट मडोरो को असैसिनेट करने का जो कार्रवाइयां हैं वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं, इंटेलिजेंस इकट्ठी की जा रही है, यानी असैसिनेशन का फैसला हो चुका है और इसके लिए प्लानिंग्स जो वो की जा रही है कि ये असैसिनेशन जो कैसे होगी। ये रशिया की जन्म से जो बात सामने आ रही है। और यूक्रेन की सूरत हाल बहुत ही बुरी है और वहां से जो यंग पीपल हैं उनका एग्जोडस जो है वो वहां से हो रहा है और इसके असर यूरोप पर भी बहुत बुरे आ रहे हैं और खुद यूक्रेन के लोग बड़ी मुश्किल से इस वक्त गुजर रहे हैं। एक अननेसेसरी वॉर जो वहां पर चढ़ी गई है और जो सैंक्शंस लगी हैं रशिया के ऊपर उससे यूरोपियंस कंट्रीज बहुत ज्यादा डैमेज हो रहे हैं। खासकर वो जो बॉर्डर कंट्रीज हैं रशिया के जहां से बहुत ज्यादा टूरिस्ट और ट्रेड हो रही थी, अब वो बॉर्डर्स बंद हो रहे हैं तो वहां पर बिजनेस और जॉब्स ये बहुत ज्यादा जो है यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जब वो मुतासर हो रहा है। और जर्मन चांसलर ने कहा है कि चाइना और अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी में सुपीरियरिटी है उसमें यूरोप कहीं नहीं है और ये यूरोप के लिए अच्छी बात नहीं है। यानी जो बुनियादी लड़ाई है वो तो अमेरिका और चाइना के दरमियान जारी है, यूरोप उसमें कहां है। टेक्नोलॉजी अगर कोई बना रहा है तो वो चाइना बना रहा है या अमेरिका बना रहा है, तो यूरोप तो उसमें कहीं नहीं है। तो ये यूरोप के सुवरेनिटी के लिए कोई अच्छी अलामत नहीं है। तो हमें बहुत हंगामी बुनियादों के ऊपर जो है वो इनोवेशन की तरफ जो है दोबारा बढ़ना होगा। तो जनाब अली, सबसे पहले मैं नेतन्याहू की जो धमकी इस वक्त आई है, नेतन्याहू ने कहा है कि वो हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक करेगा और यमन के ऊपर जो अटैक करेगा। उसने कहा कि हिजबुल्लाह जो है वो दोबारा से रीआर्म होने की और रिकवर होने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल एक पुरानी प्लेबुक है, पहले वो किसी पर अटैक करते हैं फिर उनको रीबिल्ड और रिकवर ना होने का बयानिया बनाकर फिर उनके ऊपर दोबारा अटैक करते हैं। तो उसने कहा कि हम लेबनान को अलाउ नहीं करेंगे कि यहां से फिर हमारे ऊपर अटैक हो और हुतीज जो है वो बड़ा सीरियस थ्रेट्स हैं और हम जो है वो इस खतरे को मिटा देंगे। तो उसने लेबनान और यमन दोनों पर हमले की जब इस वक्त धमकी लगाई है। वैसे भी आप जब एक वॉर क्रिमिनल को दुनिया छोड़ देती है, देखिए जिसने जेनोसाइड की है आप उसको छोड़ रहे हैं, आप उसको अकाउंटेबल नहीं ठहरा रहे हैं, तो वो वही करेगा ना जो उसको आता है। सिविलियंस को मारना ही उसको आता है, वही वो करेगा। तो जंगे करना नेतन्याहू को आता है, वही वो करेगा। अग्रेशन करना उसको आता है, वही वो करेगा जब तक ये मौजूद है। तो ईरान के हवाले से बड़ी खबर यह है कि MiG-29 ये रशिया की जानिब से ईरान को जनाब अली डिलीवर कर दिया गया है। ये आज खबर सामने आ रही है और इसमें दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात यह है कि ये लेट सितंबर में डिलीवर हो गया था और ये इस वक्त ईरान की बेसिस के ऊपर खड़ा है। और ये MiG-29 जो है ये इस तरह से दिया गया है कि फौरी तौर पर ईरान की जो एयर सुपीरियरिटी है उसको बेहतर करने के लिए, और चूंकि इससे एडवांस जेट Su-35 ने आना है तो उसके लिए भी जरूरी था कि ये जेट्स जो है वो पहले दिए जाए ताकि Su-35 के लिए वो ग्राउंड जो है वो बनाया जाए। तो जनाब अली अब ये दे दिए गए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सितंबर लेट से दे दिए गए, तो इसका मतलब यह है कि Su-35 भी ईरान के पास आ जाएंगे तो हमें 15 दिनों बाद, 1 महीने बाद पता चलेगा कि ये ऑलरेडी ईरान को डिलीवर हो गए हैं। तो इस वक्त आप मिडिल ईस्ट की सूरत हाल देखिए, टर्की अपने जेट्स बना रहा है और साथ यूरोप से मिल रहे हैं और साथ F-35 की डील भी चल रही है और साथ टर्की की चाइना के साथ बातचीत भी शुरू हो गई है। तो वहां पर एडवांस जेट्स जो पूरी तरह से इजराइल का सामना कर सकते हैं। इजिप्ट चाइना से टेक्नोलॉजी ले रहा है, ईरान उनके पास ये जेट्स आ रहे हैं और मिसाइलों की ताकत आपने देख ली है। और पाकिस्तान जो है वो भी मिडिल ईस्ट के अंदर इन्वॉल्व हो चुका है। तो मिडिल ईस्ट के अंदर जो बैलेंस ऑफ पावर है वो कितनी तेजी के साथ तब्दील हो रहा है आप देखिए। 4 मुल्क हैं, 4 बड़ी पावर जो OIC की हैं, वो तमाम की तमाम इजराइल के गिर्द जो घेराबंदी करनी है। पाकिस्तान भी जॉर्डन और मिस्र के साथ जब वो मुआहदे कर रहा है, टर्की के साथ उसका वैसे ही अलायंस है, और ईरान और टर्की और मिस्र तो वो कैसे जब वो एडवांसमेंट कर रहे हैं। तो ये बड़ी बहुत ही गेम चेंजर तब्दीली है जो मिडिल ईस्ट के अंदर आ रही है। तो आने वाले सालों में, तो आने वाले टाइम में जो एडवांटेज है इजराइल के पास, एक ही एडवांटेज है और वो एयर सुपीरियरिटी का है, वो भी पूरी तरह से चैलेंज होने जा रहा है। और फिर आप देखिए नेक्स्ट जनरेशन जो फाइटर जेट्स हैं वो अमेरिका नहीं बना रहा है, वो चाइना बना रहा है। ये बात ध्यान में रखें। तो ये दुनिया बदल रही है। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स लेट सितंबर 2025 जून में जंग होती है और लेट सितंबर में MiG-29 जो है ये दे दिया गया है और ये एक शॉर्ट टर्म मेजर है उनकी एयरफोर्स को बूस्ट अप करने के लिए।
क्योंकि देखें ना, तब से ये खतरात थे कि इजराइल दोबारा हमला करने जा रहा है, तो उन्होंने फौरी तौर पर ये डिलीवर किए। तो इन डिलीवरीज का मकसद ये था कि ईरान की जो डिफेंस है उसको मजबूत किया जाए, क्योंकि असल बात यह है कि इंतजार किया जा रहा है कि इससे भी एडवांस जो Su-35 जेट्स हैं वो ईरान को डिलीवर किया जाए। तो टेम्परेरी और शॉर्ट टर्म मेजर के तौर पर, चूंकि खतरा था कि हमला किसी भी वक्त हो सकता है, तो ऐसे माहौल में Su-35 नहीं दिए जा सकते थे, तो उन्होंने MiG-29 जो है वो फौरी तौर पर डिलीवर कर दिए, और अब जो है वो असल जो गेम है वो Su-35 की है। तो ईरान इंटेंड्स टू इवेंचुअली रिसीव more capable Su-35 to modernize its aging air fleet। तो ये जो MiG-29 है ये ईरान की जो शिराज एयरबेस है सदरन ईरान में, वहां पर ये डिप्लॉय है। ईरान हैज रिसीव्ड न्यू MiG-29 फाइटर जेट्स फ्रॉम रशिया एज पार्ट ऑफ द डील टू मॉडर्नाइज ईरान एयरफोर्स। ईरान की एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने की जो डील है उसके तहत ये जेट्स उनको दिए गए हैं, और इससे ईरान के डिफेंस में काफी ज्यादा उन्हें जो है वो आप कह लें कि ताकत मिली है। लेकिन इंतजार किया जा रहा है कि जो दूसरे एडवांस जेट्स हैं वो ईरान को डिलीवर कर दिए जाएं। सो Su-35 जेट्स फ्रॉम रशिया फॉर इट्स लॉन्ग टर्म नीड्स, ये शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए वो। लेकिन इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईरान जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम भी रशिया और चाइना से ले रहा है। चाइना और रशिया दोनों से वो एयर डिफेंस ले रहा था। आप जरा सोचिए, ईरान ने एयर डिफेंस के बगैर, यानी रशिया और चाइना के एयर डिफेंस के बगैर और जदीद फाइटर जेट्स के बगैर इजराइल का बुरकस निकाल दिया। अब आप सोचें जरा कि ईरान के पास जब रशिया का S-400 है, चाइना का बेहतरीन एयर डिफेंस मौजूद है, और चाइना के J-10C उनके पास मौजूद हैं, और रशिया के Su-35 मौजूद हैं। उसके बाद मुझे बताइए कि इजराइल के साथ होने क्या जा रही है। अभी भी उनकी जरूरत नहीं पड़ रही ईरान पर हमला करने की, तो उसके बाद फिर इनके साथ क्या होगी, ठीक है ना। तो अब जरा अगली खबर भी देखिए। आज ईरान के सदर ने एक और बॉम्ब शेल जो गिरा दिया है। ईरान विल रीबिल्ड इट्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज विद ग्रेटर पावर, प्रेसिडेंट सेज। देखिए बात पता क्या है, बात यह है कि जो एक कॉलोनी होती है, और फिर अगर ज़ायनिस्ट जैसी कॉलोनी हो तो वो तो बहुत एरोगेंट और वायलेंस, वो इसी की जुबान समझते हैं और एक हेजेमनी को परसू करते हैं एवरी टाइम। वो बस रूल करना चाहते हैं, वो सबको गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, सबजुगेट करके रखना चाहते हैं। तो वो अपनी पॉलिसी को परसू करेंगे, अपने एग्रेशन को परसू करेंगे। लेकिन देखिए ये दुनिया है, इसमें उनको ताकत और इक़्तिदार हासिल हुआ और कोई उसको चैलेंज नहीं कर सका। लेकिन आज वो चैलेंज हो रहा है और उनकी एरोगेंस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने ईरान के ऊपर 40 साल की प्लानिंग के बाद हमला किया और हार गए। वो हमास और हिजबुल्लाह और अंसारुल्लाह को शिकस्त नहीं दे सके। ये वो चीजें हैं जो फिर राइज ऑफ चाइना, रिटर्न ऑफ द रशिया, ये मिडिल ईस्ट जो है वो बदल रहा है। और इसराइल जो समझता है कि वो यहां पर हेजेमनी बरकरार रख सकता है, ये उसकी खाम ख्याली है, ये उसकी सिर्फ और सिर्फ एरोगेंस है। खुद अमेरिकन एम्पायर वो कितने बड़े जो बहरान है उसके अंदर जब वो जा चुका है। यूरोपियंस अपना सोच रहे हैं कि भाई हमने क्या करना है, इस लायबिलिटी को वो कितनी देर वो बर्दाश्त करेंगे और अफोर्ड करेंगे। अफोर्ड करने वाली बात है। तो जेट्स भी आ गए, एयर डिफेंस भी आ गया, न्यूक्लियर वो कह रहे हैं कि हम बिल्ड करेंगे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल एक बार फिर हमला करने के लिए आएगा। लेकिन वो अब की बार ईरान ने कहा कि हम कोई सीज फायर नहीं करेंगे, टिल द एंड फिर हम इसको लेकर जाएंगे। और हिजबुल्लाह ने ये स्टेटमेंट जारी की है, उनके एमपी ने ये स्टेटमेंट जारी की है कि इजराइल ये चाहता है कि बस हम ये अपना वतन छोड़कर चले जाएं, बस यहां पर वो जो है वो ऑक्यूपाई कर लें। और इजराइल जो है वो मुसलसल हमलों के साथ हमें सबजुगेट करना चाहता है, और वो ये चाहता है कि हम रीबिल्ड ना कर सके अपने वतन को, अपने घरों को, ये हम नहीं होने देंगे। ये हिजबुल्लाह की स्टेटमेंट जारी हो रही है। और वहां पर अमेरिका में जो इजरायली लॉबी है वो आप समझ लें कि अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रही है, अपना इन्फ्लुएंस रखने की आखिरी लड़ाई लड़ रही है। और लिंडसे ग्राहम और ये सारे इनके सेनेटर्स और ये सारे इनके लोग वो अब इस हद तक आगे चले गए हैं कि वो टक्कर कार्लसन जैसे लोगों के ऊपर जो है वो उनको अमेरिका का सबसे बड़ा एंटी सेमेटिक करार दे रहे हैं। तो उनकी बात वहां पर चलने वाली नहीं है। देखिए टक्कर कार्लसन जो है वो उसकी इतनी लॉजिकल बातें हैं कि वो अमेरिकन को समझ आ रही हैं, और ना सिर्फ अमेरिकन को समझ आ रही है, पूरी दुनिया को समझ आ रही हैं। तो लिंडसे ग्राहम और अब वहां पर आज क्या हुआ है कि इन्होंने यानी इजरायली लॉबी ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जिसमें टेड क्रूज और ये सारे जो इनके बड़े ज़ानिस्ट हैं वो जनाब वहां पर मौजूद थे। और उन्होंने कहा कि टक्कर कार्लसन जो है ये मोस्ट डेंजरस एंटी सेमिटिज्म वाला बंदा है अमेरिका में, और इसकी मागा में कोई जगह नहीं बनती। मतलब इजराइल पर तनकीद करना के जवाब में वो कह रहे हैं कि इसकी मागा में कोई जगह नहीं बनती। तो आप सोचिए कि इस ऐसी चीजों को अमेरिकन कैसे तस्लीम करने जा रहे हैं। तो वो एक आखिरी लड़ाई जो है वो वहां पर इजरायली लॉबी अपनी लड़ रही है। अच्छा, अब टर्की जो है तेजी के साथ अपनी ताकत बढ़ा रहा है, और जो अमेरिका यूरोप से पीछे हटा है उसके बाद जो बहुत सारी तब्दीलियां आ रही हैं, उसमें एक तब्दीली यह भी है कि यूरोपियंस बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं टर्की। यानी यूरोप जाहिर है कि उसकी ताकत है, सारा कुछ है, लेकिन वो डिक्लाइन भी है। तो अब उनको टर्की वो नजर आ रहा है जिसको उन्होंने यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं बनने दिया। अब उनको टर्की के बगैर उनका आगे चलना और यूक्रेन की जंग जारी रखना टर्की के बगैर अब नामुमकिन हो चुका है। इतनी बड़ी टर्की को लेवरेज हासिल हो गई है। यूरोपियन कंट्रीज ने रियलाइज किया है कि यूरोपियन डिफेंस स्ट्रक्चर जो है ये अकेला खड़ा नहीं हो सकता अगर टर्की साथ ना दे।
भाई अमेरिका तो माइनस हो गया ना, अमेरिका तो पीछे हट गया, तो यूरोप का जो अपना डिफेंस स्ट्रक्चर है वो नहीं चल सकता अगर टर्की साथ ना हुआ। टर्की इज द सेकंड एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट आर्मी इन द नॉर्थ अटलांटिक अलायंस। अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी फौज तो टर्की की है, तो अमेरिका गया तो फिर टर्की बच गया ना। यूरोप कैन नॉट वेज वॉर विदाउट टर्की। तो ये बहुत बड़ी लेवरेज है जो टर्की को हासिल हो गई है। और आप देखेंगे कि मिडिल ईस्ट के हवाले से जो यूरोपियन की पॉलिसी है, जो इजराइल के इन्फ्लुएंस के साथ बनती है, वो अब चैलेंज होती हुई आपको जब नजर आएगी। और ये जो टर्की को फाइटर जेट्स दिए जा रहे हैं, ये जो है वो इजराइल की क्या मर्जी से दिए जा रहे हैं? क्या इजराइल इस बात से खुश है? किसी सूरत खुश नहीं है। तो वेनेजुएला के हवाले से खबर यह है कि रशिया के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि प्रेसिडेंट मडोरो को असैसिनेशन करने की कार्रवाइयां जब अमेरिका शुरू कर चुका है। हंट टू किल मडोरो हैज बिगन, यानी वो इंटेलिजेंस हासिल कर रहे हैं और यानी उन्होंने ये शुरू कर दिया है, प्रेसिडेंट मडोरो की असैसिनेशन उन्होंने शुरू कर दी है। तो ये बड़ी ही डेंजरस बात है। और स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी क्या है ये मैं एक और रिपोर्ट आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें मकसद ये है कि वेनेजुएला की जो टॉप लीडरशिप है उस सबको जब वो खत्म करना, उस सबको एलिमिनेट करना, खत्म करना, और वहां पर जो स्लीपर सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करना, और जो मिलिट्री लॉयल्टीज हैं उनको फ्लिप करना, बदलना। यानी टॉप लीडरशिप तो उसको ये असैसिनेट करने का प्रोग्राम कर रहे हैं। यानी सदर भी असैसिनेट हो जाएगा, टॉप मिलिट्री लीडरशिप भी असैसिनेट होगी, तो फिर नीचे से कोई और बंदा लाकर जो लॉयल्टीज हैं वो बदली जाएंगी। क्योंकि आर्मी ने ये स्टेटमेंट जारी की है, ज़ाहिर है आर्मी में मौजूदा टॉप लीडरशिप ने स्टेटमेंट जारी की है, तो कि हम तो खड़े हैं प्रेसिडेंट मडोरो के साथ। और ओवरऑल आर्मी का सेंटिमेंट यही है, ओवरऑल वेनेजुएला के लोगों का सेंटिमेंट यही है। कोई भी लोग जो हैं वो अपने वतन के ऊपर हमला कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? तो ये, लेकिन ये प्लान है कि वो लॉयल्टीज वो बदली जाएंगी। और जैसे जुलिया और मिरांडा, ये उनके दो प्रोविंस हैं, यहां उनके कुछ गड़बड़ चलती रहती है जैसे हर मुल्क में होती है। जैसे अभी खुद अमेरिका में कितनी गड़बड़ चल रही है, कोई रियासतें जब वो हिमायत कर रही है ट्रंप पॉलिसी की, कोई नहीं कर रही। तो इस तरह के एक दो प्रोविंस जो हैं फेडरल के साथ जो थोड़ी उनकी अनबन है, तो उन वहां से बगावत जब करवाई जाएगी, मीडिया को पूरे तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाएगा और सोशल मीडिया को, और साथ जो ट्रिनिडैड है यहां से इसको लॉजिस्टिक हब के तौर पर जब इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये सारी प्लानिंग है, बड़ी डेंजरस प्लानिंग है, और इसमें यह है कि सिविल वॉर भी छेड़ी जा सकती है। भाई प्रोविंसेस से बगावत करवा रहे हैं तो सिविल वॉर ही होगी ना। तो असल मकसद यह है वो ऑयल और गोल्ड वगैरह निकालना है, तो सिविल वॉर में बड़ा आसान होता है वो निकालना, ठीक है, सिविल वॉर में काफी आसान हो जाता है। तो जैसे शाम में उन्होंने निकाला और सारा, तो वहां पर वो बेसिस बना लेते हैं जहां पर ऑयल होता है। जैसे अब नॉर्थ में ऑयल है और जो अमेरिका है शाम में वहीं बैठा हुआ है। अब आप देखिए एक और मसला है अमेरिका के लिए, और वो ये है, एशिया टाइम लिख रहा है कि चाइना जो है उसका न्यू गेटवे इन सदर्न अमेरिका, द पोर्ट ऑफ चैनके। अब ये पीरू की जो बंदरगाह है, ये एक बहुत बड़ी गेम चेंजर है। ये एक आप कह लें कि इंडिपेंडेंट पोर्ट होगी जिससे चाइना डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। यानी अमेरिका भी इसमें नहीं है कि अमेरिका की बंदरगाहें वो इस्तेमाल चाइना करेगा और वहां से इजाजत लेना पड़ेगी, नहीं, ये चाइना ने खुद बना ली है, और चाइना डायरेक्टली साउथ अमेरिका को जो है वो एक्सेस कर सकता है। ये 200 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है। द पोर्ट विल ट्रांसलेट इनटू ग्रेटर चाइनीज लेवरेज, चाइना के पास ये बहुत बड़ी लेवरेज आ जाएगी ओवर ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर में, फर्दर साइड लाइनिंग द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये एक बड़ी तब्दीली है। और आप जरा ये देखिए, जो डिफेंस सेक्रेटरी जो कि असल में वॉर सेक्रेटरी हैं, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका तैयार है वो टूल्स अपने इत्तेहादियों के साथ शेयर करने के लिए टू काउंटर एन अग्रेसिव चाइना। यानी 750 अड्डे अमेरिका के हैं, चाइना का सिर्फ एक है, लेकिन अग्रेसिव चाइना है। तो ये बड़ी खौफनाक बात है कि वो कह रहे हैं कि चाइना को काउंटर करने के लिए हम वो टूल्स अपने इत्तेहादियों को, यानी असलहा, इक्विपमेंट्स, पैसा, ये सारा देने के लिए जा रहे हैं। तो खुद क्यों नहीं जाते चाइना से लड़ने के लिए? खुद जाए ना। तो प्रॉक्सी वॉर चाइना के खिलाफ छेड़ने जा रहे हैं। तो टेलीग्राफ क्या लिख रहा है? यूक्रेन एक्सोडस ऑफ यंग मैन कुड बी फाटल। 1 लाख यंग पीपल जो है वो अभी पिछले महीनों में लीव कर गए हैं। तो बहुत बड़ा मैन पावर क्राइसिस जो है वो यूक्रेन में, और बहुत कोई देखें, पहले भी हमने बात की कि यूक्रेन जंग का कोई सपोर्टर नहीं है। इवन ईरान यूक्रेन जंग का सपोर्टर नहीं है, जिसके खिलाफ ज़ेलेंस्की ईरान को तबाह करना चाहता है। और ज़ेलेंस्की की जब बेइज्जती हुई तो ईरान ने सपोर्ट किया, ज़ेलेंस्की को सपोर्ट किया, और ईरान ने कभी नहीं कहा कि यूक्रेन की जंग जो जारी रहनी चाहिए। तो यूक्रेन की जंग की कोई सपोर्ट नहीं है, और खुद रशिया ये जंग छेड़ना नहीं चाहता था। 40 साल उसने इंतजार किया है, और 2022 में जब उसने जंग छेड़ी है, फौरन पीस एग्रीमेंट साइन होने जा रहा था। बाइडेन और उस वक्त का बर्तानिया का जो प्राइम मिनिस्टर है, जो इस वक्त चाहता है, एक्स प्राइम मिनिस्टर अब हो चुका है, ज़ाहिर है वो, और अभी रिसेंटली वो बयान दे रहा था कि फौजें यूक्रेन में भेज देनी चाहिए हमें। तो उसने जाकर वो पीस एग्रीमेंट इस्तांबुल में रुकवाया।